हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि द्विघात समीकरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला द्विघात और दूसरा समीकरण। द्विघात का मतलब है द्विघात बहुपद और समीकरण का मतलब है इस द्विघात बहुपद का समीकरण। कहने का मतलब ये है कि द्विघात बहुपद का समीकरण ही द्विघात समीकरण कहलाता है। इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई एक घात बहुपद का समीकरण है तो उसे हम एक घात समीकरण कहेंगे। इसी प्रकार अगर हमारे पास त्रिघात बहुपद का कोई समीकरण है तो उसे हम त्रिघात समीकरण कहेंगे। अब हम द्विघात समीकरण को द्विघात बहुपद के कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तीन प्रकार के द्विघात बहुपद हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि द्विघात बहुपद यानी कि ए एक्स स्क्वायर सिर्फ एक द्विघात बहुपद है, ना कि द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक द्विघात बहुपद है, ना कि द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण बनाएंगे, लेकिन द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण बनाने से पहले हमें बहुपद और समीकरण के बारे में कुछ अंतर समझना होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद है 2x प्लस 3। अब आपको हम याद दिला दें कि 2x प्लस 3 एक बहुपद है, लेकिन यह समीकरण नहीं है। अब अगर इसी बहुपद को यानी कि 2x प्लस 3 को अगर हम 0 के बराबर लिख दें तब ये बहुपद एक समीकरण बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है किसी बहुपद को जब हम 0 के इक्वल कर देते हैं ना, तो वह बहुपद समीकरण कहलाने लगता है। अब हम इस बात को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर एक द्विघात बहुपद है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगर इस द्विघात बहुपद को हम 0 के बराबर लिख दें तब ये द्विघात बहुपद एक समीकरण बन गया, यानी कि द्विघात बहुपद समीकरण बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक द्विघात बहुपद है, लेकिन ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगर इस द्विघात बहुपद को हम 0 के बराबर लिख दें तब यह द्विघात बहुपद समीकरण बन गया। इसी प्रकार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब इस द्विघात बहुपद को अगर हम 0 के बराबर लिख देना तब यह द्विघात बहुपद समीकरण बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने इन द्विघात बहुपदों को 0 के बराबर लिख दिया तब ये द्विघात बहुपद समीकरण में बदल गए। और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद समीकरण को ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जो कि द्विघात बहुपद समीकरण है, और ये द्विघात बहुपद समीकरण द्विघात समीकरण भी कहलाएगा। मतलब ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 द्विघात बहुपद समीकरण भी है और द्विघात समीकरण भी है। अगर हम इसे ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को हम द्विघात समीकरण कहें तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 द्विघात बहुपद समीकरण है, और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद समीकरण को ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब ये कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 द्विघात बहुपद समीकरण है, और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद समीकरण को ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है। अब अभी तक के लेक्चर में हमने द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में समझा है। हम ये सीख पाए हैं कि जब हम द्विघात बहुपद को 0 के बराबर लिख देते हैं तो वो द्विघात बहुपद नहीं रहता है, अब वो द्विघात द्विघात समीकरण बन जाता है। अब इतना सीखने के बाद में
हम द्विघात समीकरण से संबंधित वास्तविक संख्या या संख्याओं के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि ax² इज इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। मान लेते हैं कि हमारे पास पहला द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हमने देखा कि ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है और मान लेते हैं कि यह हमारा दूसरा द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये हमारा एक द्विघात समीकरण है और मान लेते हैं कि ये हमारा तीसरा द्विघात समीकरण है। अब इन तीनों द्विघात समीकरणों में हम वास्तविक संख्या या संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो द्विघात समीकरण पहला यानी कि ax² इज इक्वल टू 0 में ये वास्तविक संख्या है, मतलब ये बिलोंग्स टू R। इसी प्रकार द्विघात समीकरण ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0 में a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब ये कि ये और b बिलोंग्स टू R। इसी प्रकार द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में a, b और c तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब a, b, c बिलोंग्स टू R। कहने का मतलब ये है कि किसी द्विघात समीकरण में अचर राशियों को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब ये किसी भी द्विघात समीकरण में हम अचर राशियों की जगह पर हम कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। अब इतना समझने के बाद में यानी कि द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण में वास्तविक संख्या या संख्याओं को सीखने के बाद अब हम द्विघात समीकरणों से संबंधित दो नोट पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम द्विघात समीकरण से संबंधित प्रथम नोट पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। तो हमारा पहला नोट पॉइंट क्या है, आइए जरा देखते हैं। द्विघात समीकरण से संबंधित पहला नोट पॉइंट ये है कि किसी भी द्विघात समीकरण में अगर वास्तविक संख्या a को हम 0 के बराबर मान लें और अन्य वास्तविक संख्या यानी कि b, c या b और c को हम 0 के बराबर न माने, तब द्विघात समीकरण हमारा एक घात समीकरण में बदल जाता है। नोट पॉइंट्स 1 के अकॉर्डिंग हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी भी द्विघात समीकरण में अगर वास्तविक संख्या a को हम 0 के बराबर कर दें और बाकी की वास्तविक संख्या यानी कि b, c और b और c को हम 0 के बराबर ना लिखें, तब वो द्विघात समीकरण नहीं बल्कि वो द्विघात समीकरण एक घात समीकरण में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये x² यहाँ पर क्या है, एक द्विघात समीकरण है, मतलब ax² इज इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। अब नोट पॉइंट 1 के अनुसार अगर इस द्विघात समीकरण में हम वास्तविक संख्या a को 0 के बराबर कर दें तो ये द्विघात समीकरण हमारा एक घात समीकरण में बदल जाता है। तो आइए अब हम इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर नोट पॉइंट 1 में ऐसी क्या बात है कि जब हम किसी द्विघात समीकरण में वास्तविक संख्या a को 0 के बराबर रख देते हैं तो वो द्विघात समीकरण एक घात समीकरण में बदल जाता है। तो आइए प्रैक्टिकली हम 1 बाय 1 इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक द्विघात समीकरण लिखते हैं। माना कि हमारा द्विघात समीकरण है ax² इज इक्वल टू 0। इसे हम पहला द्विघात समीकरण मान लेते हैं। ये द्विघात समीकरण यानी कि ax² इज इक्वल टू 0 में वास्तविक संख्या ये है। अब नोट पॉइंट 1 के अनुसार वास्तविक संख्या a को हम 0 के बराबर अगर कर दें तो ये द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, आइए हम देखते हैं। जब हम इस द्विघात समीकरण में a को 0 के बराबर रखते हैं तब हमारा आंसर होगा 0, यानी कि a की जगह हमने 0 पुट कर दिया और फिर यहाँ पर ax² इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि जब हमने द्विघात समीकरण ax² इज इक्वल टू 0 में वास्तविक संख्या a को जब हमने 0 के बराबर रख दिया ना, तब हमारा आंसर 0 इज इक्वल टू 0 आया। अब क्या 0 इज इक्वल टू 0 एक घात समीकरण है? जी हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0 कोई स्पष्ट समीकरण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि 0
एक अचर राशि है। अब अगर इसको हम एक स्पष्ट समीकरण बनाना चाहें तो हम एक चर की मदद से इसको समझेंगे। यहाँ पर ये 0 है जो कि एक अचर राशि। अब इस अचर राशि 0 को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या होगा, तो भी ये 0 ही होगा। अब इस अचर राशि x के ऊपर अगर हम 1 की पावर लगा दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये 0 को इक्वल ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि 0 इंटू एस की पावर 1 0 ही है। अब हम इस टर्म को यानी कि क्योंकि ये 0 के इक्वल ही है, अब इस टर्म को हम 0 के बराबर लिख देते हैं। अब अगर इसको हम कुछ इस तरह से लिखें यानी कि 0s की पावर 1 इज इक्वल टू 0 की तरह लिखें तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ अकेला टर्म यानी कि 0s की पावर 1 क्या है, एक बहुपद है और इस बहुपद की घात 1 है। मतलब ये एक घात वाला बहुपद है और ये एक घात वाला बहुपद 0 के बराबर है। मतलब ये कि यह एक घात वाला बहुपद एक समीकरण बन गया है। तो इस समीकरण का नाम क्या होगा, एक घात बहुपद का समीकरण। और हम जानते हैं कि एक घात बहुपद के समीकरण को हम एक घातीय समीकरण भी कहते हैं। मतलब ये कि 0s की पावर 1 इज इक्वल टू 0 एक घातीय समीकरण है, एक घातीय समीकरण है। अब यहाँ पर आपको हम एक बात बता दें कि वास्तविक संख्या ये मतलब कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में जब हमने वास्तविक संख्या a को 0 के बराबर रखा तो हमारे पास किस तरह का समीकरण आया, हमारे पास एक घातीय समीकरण आया। मतलब पहले ये द्विघात समीकरण था, अब जब हमने द्विघात समीकरण में वास्तविक संख्या a को 0 के बराबर रख दिया तब यह एक घातीय समीकरण बन गया। अब हम नोट पॉइंट 1 को हम इस द्विघात समीकरण पर प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आइए अब हम दूसरा द्विघात समीकरण यहाँ पर लिखते हैं। तो दूसरा द्विघात समीकरण हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। इसे हम दूसरा द्विघात समीकरण मान लेते हैं। अब नोट पॉइंट 1 के अनुसार द्विघात समीकरण यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0 में a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन इस नोट पॉइंट के अनुसार हमको सिर्फ a को 0 के बराबर रखना है, वास्तविक संख्या b को 0 के बराबर नहीं रखना है। तो जब हम इस द्विघात समीकरण में वास्तविक संख्या a को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइए जरा इसको सॉल्व करें। तो a की जगह पर हम जब 0 रखेंगे तो 0x स्क्वायर होगा प्लस bx इज इक्वल टू 0। मतलब 0x स्क्वायर मतलब 0 होगा और प्लस bx इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि bx इज इक्वल टू 0। अब हम आपसे ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर bx है यानी कि ये एक बहुपद है और ये इस बहुपद की घात 1 है। मतलब ये एक ऐसा बहुपद है जिसकी घात 1 है। मतलब ये एक घातीय बहुपद है और ये एक घातीय बहुपद 0 के बराबर है। मतलब ये कि ये एक घातीय बहुपद का समीकरण है और हम जानते हैं कि एक घातीय बहुपद के समीकरण को ही हम एक घातीय समीकरण कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, लेकिन जब इस द्विघात समीकरण में हम a को 0 के बराबर रख दें तब ये समीकरण हमारा एक घात समीकरण में बदल गया। अब इसी प्रकार हम इस तीसरे द्विघात समीकरण को नोट 1 के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस तीसरा द्विघात समीकरण को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो ये क्या है, एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा तीसरा द्विघात समीकरण है। अब इस तीसरा द्विघात समीकरण में तीन वास्तविक संख्याएं हैं, यहाँ पर पहला a, यहाँ पर दूसरा b, यहाँ पर तीसरा c। मतलब इस द्विघात समीकरण में a, b और c तीन वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन नोट पॉइंट 1 के अनुसार हम वास्तविक संख्या b और c को 0 के बराबर नहीं मानेंगे। सिर्फ वास्तविक संख्या a को हम 0 के बराबर मानकर इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस द्विघात समीकरण में a को जब हम 0 के बराबर मान लेते हैं तब हमारा द्विघात समीकरण क्या आता है, आइए जरा देखें। तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट कर देंगे तो ये 0 इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये 0 स्क्वायर 0 ही बन जाएगा। मतलब यहाँ पर बी एक्स होगा, यहाँ पर सी इज इक्वल टू 0। मतलब बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि जब हमने द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में जब हमने अचर राशि a की जगह पर 0 पुट कर दिया तो हमारा आंसर आया है बी एक्स प्लस सी। और ये बी एक्स प्लस सी किस प्रकार का समीकरण है, हम जानते हैं कि बी एक्स प्लस सी एक बहुपद है और इस बहुपद का सबसे बड़ी घात 1 है। मतलब ये
एक घातीय बहुपद है और ये एक घातीय बहुपद 0 के बराबर है, मतलब इसको हम एक घातीय बहुपद का समीकरण कहेंगे। और हम जानते हैं कि एक घातीय बहुपद के समीकरण को ही हम एक घातीय समीकरण कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 क्या है? ये द्विघात समीकरण है। अब जब हमने इस द्विघात समीकरण में अचर राशि यानी कि वास्तु संख्या एक की जगह पर जब हमने 0 कर दिया, तब यह द्विघात समीकरण हमारा bx + c = 0 आ गया। मतलब ये कि ये एक घात समीकरण में बदल गया। पहले यह द्विघात समीकरण था और अब इसका आंसर एक घात समीकरण में आ रहा है जब हमने इसमें a को 0 के बराबर रख दिया तब। अब हम जब नोट पॉइंट 1 को समझ चुके हैं, तब हम द्विघात समीकरण से संबंधित दूसरे नोट पॉइंट के बारे में सीखेंगे। तो दूसरा नोट पॉइंट क्या है, आइए जरा देखते हैं। नोट पॉइंट सेकंड में, नोट पॉइंट सेकंड द्विघात समीकरण से संबंधित ये है कि किसी भी द्विघात समीकरण में अगर हम वास्तु संख्या a को 0 के बराबर ना लिखें और बाकी के वास्तु संख्या यानी कि b को, c को या फिर b और c को अगर हम 0 के बराबर लिख दें, तब वो द्विघात समीकरण ही रहता है, कोई और समीकरण नहीं बन जाता है। अब इस नोट पॉइंट 2 का मतलब ये है कि मान लेते हैं यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है हमारे पास ax² = 0। इसे हम अपना पहला द्विघात समीकरण मान लेते हैं और नोट पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग इस द्विघात समीकरण में वास्तु संख्या a को अगर हम 0 के बराबर ना लिखें, तब यह द्विघात समीकरण ही रहेगा, कोई और समीकरण नहीं रहेगा। अब आइए इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ax² = 0 एक द्विघात समीकरण है। अब नोट पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग इस द्विघात समीकरण में वास्तविक संख्या a को हम 0 के बराबर अगर न लिखें, तब ये कैसा होगा? तब ये सिर्फ ax² = 0 ही होगा। मतलब ये पहले भी ax² = 0 था और अब भी ये ax² = 0 है। मतलब पहले ये द्विघात समीकरण था और अब भी ये द्विघात समीकरण है। अब हम दूसरे प्रकार का द्विघात समीकरण को हम नोट पॉइंट 2 पर अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरे प्रकार का द्विघात समीकरण है ax² + bx = 0। ये हमारे पास दूसरे प्रकार का द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण में दो वास्तविक संख्याएं हैं, यहाँ पर a और यहाँ पर b, लेकिन नोट पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग हमें वास्तविक संख्या a को 0 के बराबर नहीं करना है और बाकी के वास्तविक संख्याओं को यानी कि b को हमको 0 के बराबर कर देना है, b को हमें 0 के बराबर लिख देना है। अब इस द्विघात समीकरण में जब हम वास्तविक संख्या b को 0 के बराबर लिख देते हैं, तब इसे सॉल्व करने पर हमें किस प्रकार का समीकरण मिलता है, आइए जरा देखें। ax² प्लस, अब b चूँकि वास्तविक संख्या है और इसके जगह पर हमको 0 पुट करना है, तो b = 0 यानी कि 0 × x = 0। h² प्लस 0x = 0 और h² प्लस 0x को हम 0 ही कहेंगे यानी कि प्लस 0 = 0, यानी कि h² प्लस 0 को 0 ही हो जाएगा पूरा, तो = 0। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने द्विघात समीकरण ax² + bx = 0 में वास्तु संख्या b को जब हमने 0 के बराबर किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद पर हमें ax² = 0 मिला। अब ax² = 0 किस प्रकार का समीकरण है? हम जानते हैं कि ax² एक बहुपद है और इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, मतलब ये द्विघातीय बहुपद है। अब ये द्विघातीय बहुपद जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब ये कि ये द्विघातीय बहुपद एक समीकरण बन गया। कौन सा समीकरण बना? चूँकि ये द्विघातीय बहुपद है, अतः ये एक द्विघातीय बहुपद का समीकरण बना। और हम जानते हैं कि द्विघातीय बहुपद के समीकरण को ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो पहले क्या था? ये ax² + bx = 0 द्विघात समीकरण था।
अब जब हमने b को 0 के बराबर रख दिया तब क्या है, तब भी ये द्विघात समीकरण ही आ रहा है। भले इसका मान चेंज हो गया हो लेकिन समीकरण का नाम वही है। अब हम एक तीसरे प्रकार का द्विघात समीकरण को नोट पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक तीसरे प्रकार का द्विघात समीकरण है। अभी द्विघात समीकरण में 3 वास्तविक संख्याएं हैं, a पहला वास्तविक संख्या, b दूसरी वास्तविक संख्या, c तीसरी वास्तविक संख्या। अब लेकिन द्विघात समीकरण यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को जब हम नोट पॉइंट 2 के अनुसार जब सॉल्व करेंगे ना, तब हमें a को 0 के बराबर नहीं लिखना होगा और बाकी के वास्तविक संख्या यानी कि b और c को, चाहे आप b और c दोनों को 0 के बराबर रखो, चाहे सिर्फ b को 0 के बराबर रखो, चाहे सिर्फ c को 0 के बराबर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नोट पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं कि अब हम यहाँ पर b को भी 0 के बराबर करेंगे और c को भी 0 के बराबर करेंगे। तब अब हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण में वास्तविक संख्या b और c को जब 0 करेंगे तब क्या होगा, ये जरा देखें, h² यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0 यानी कि h² प्लस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब h² प्लस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब h² इज इक्वल टू 0। अब h² इज इक्वल टू 0 किस टाइप का समीकरण है, हम जानते हैं कि x² वाला पद एक बहुपद है और इस बहुपद के सबसे बड़ी घात 2 है। तो कहने का मतलब ये है कि यह एक द्विघातीय बहुपद है और ये द्विघातीय बहुपद 0 के बराबर है, मतलब ये द्विघातीय बहुपद एक समीकरण बन गया है। और इस समीकरण का नाम क्या होगा, चूंकि यह द्विघातीय बहुपद है इसलिए समीकरण का नाम होगा द्विघात बहुपद का समीकरण। और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद समीकरण को ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब ये कि पहले क्या था, ये पहले कौन सा समीकरण था, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, पहले द्विघात समीकरण था। अब नोट पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग b और c को 0 करने के बाद में हमारा रिजल्ट आया है ax² इज इक्वल टू 0 और ये एक द्विघात समीकरण है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भी यह द्विघात समीकरण था और b और c को 0 रखने के बाद में भी जो समीकरण हमारा आया है वो भी द्विघात समीकरण है। अतः हम कह सकते हैं नोट पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग कि किसी भी द्विघात समीकरण में अगर वास्तविक संख्या a को 0 के बराबर न रखें और बाकी की वास्तविक संख्या यानी कि b c या b और c दोनों को 0 के बराबर रखें तो वो द्विघात समीकरण ही रहेगा, कोई और समीकरण नहीं बन पाएगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।